चैप्टर का नाम है भाई सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, यहाँ पर है ग्रहों की गति, मोशन ऑफ प्लैनेट्स। आकाश में सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। ठीक है, आकाश में क्या होता है, सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड क्या करते हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। इन पिंडों को ग्रह कहते हैं। सूर्य के 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रहों के नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून। ठीक है, पहले सौरमंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, जिसमें 9वां ग्रह प्लूटो था। यह बहुत छोटा ग्रह है। इनमें बुध सूर्य के सबसे अधिक समीप होने के कारण सर्वोच्च ताप पर रहता है। ठीक है, क्योंकि जो सूर्य है वो बहुत ही हीट देता है, इसलिए। इनमें बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। प्रत्येक ग्रह के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड परिक्रमण करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रहों के जो चारों ओर मतलब पिंड घूमेंगे उन्हें उपग्रह बोलेंगे। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, अतः यह पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसी प्रकार मंगल के 2, बृहस्पति के 63, शनि के 31 और यूरेनस के 27 तथा नेपट्यून के 13 उपग्रह हैं। बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य ग्रह तथा उपग्रहों के इस परिवार को सौर परिवार कहते हैं। अब ग्रहों की गति संबंधित केपलर के नियम आ चुके हैं। केपलर ने खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर सूर्य के परितः ग्रहों की गति के संबंधित 3 नियम दिए। पहला नियम क्या बोल रहा है, देखो कक्षाओं का नियम बोलेंगे इसे। ठीक है, ऑर्बिट का लॉ है, सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। ठीक है, सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है। ठीक है, सूर्य होगा फोकस में और ग्रह जो होंगे वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करेंगे। ऐसा कुछ होगा, दीर्घ वृत्ताकार बोलेगा ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ कहीं बुला लेते हैं सूर्य। ठीक है, सन एस कर दो, यहाँ से ऐसे दूरी, तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं ग्रह। अब बोला दूसरा जो नियम है वो है क्षेत्रफल वेग का नियम। ठीक है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समांतर में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। ठीक है, देखो इसको समझना थोड़ा। देखो समान समय में जितना क्षेत्रफल मतलब होगा, क्या निकाल लो, ये देखो एक ये है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है ए और बी, और ये मान लेते सी और डी है, ये क्षेत्रफल क्या होंगे, समान। ये है, कैसे समझेंगे इसको, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा है ना, ग्रह यहाँ था, सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी। जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगा और उस यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगा उसमें जितना क्षेत्रफल बना, मान लेते इतना बना, और यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगा इसके इक्वल हुआ, तो इस क्षेत्रफल भी क्या होगा, इक्वल होगा, एरिया भी इक्वल होगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। ठीक है, जो वेग का क्षेत्रफल रहेगा वो इक्वल रहेगा। जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है, जब ग्रह सूर्य से दूर है, उसका वेग न्यूनतम होता है, उस टाइम वेग कम होगा। देखो तभी तो डिस्टेंस कम हो रही है। जब क्या होगा, सूर्य से दूर होगा वेग ग्रह, तो वेग क्या होगा, कम होगा, न्यूनतम होगा। जब वह सूर्य के समीपस्थ होगा, सूर्य के पास में देखो, तो उसका वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। अधिकतम होगा तभी तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। अब यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, जो यहाँ ऐसे है तो इनका एरिया और इनका एरिया क्या है, इक्वल है बोलोगे। ठीक है, देखो क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्या, ये ए एस बी इक्वल टू एरिया ऑफ सी एस डी। क्यों बोल सकते, नहीं बोल सकते हो। तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो ए एस बी और सी एस डी का बराबर होगा। और चूंकि ये समय की बात कर रहा था तो समान समय बोलना है, तो समय भी कर दो इसके बट्टी में, समय भी समान है, इसलिए ऐसे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, केपलर के द्वितीय नियम को क्षेत्रफलीय चाल के आधार के अतिरिक्त कोणीय संवेग के आधार पर भी व्यक्त किया जा सकता है। देखो क्षेत्रफल के अलावा कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग के आधार पर भी व्यक्त किया जा सकता है। बोल रहे हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण कर रहा है
जिसका फोकस सूर्य एस पर स्थित है, माना किसी क्षण टी पर ग्रह स्थिति ए में है तथा टी एस के सापेक्ष ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा है। तो एंगल ये चेंज हो रहा है, बोल रहा है थीटा बोल रहा है, ये एंगल जो चेंज हो रहा है इसमें थीटा की बात करता है। ठीक है, अब देखो तृतीय नियम देखते हैं, इसे बोलते हैं परिक्रमण कालों का नियम। ठीक है, किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल, ठीक है, परिक्रमण काल बोले तो एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसे परिक्रमण काल बोलते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पहुंचा, तो ये एक परिक्रमण काल हो गया। ठीक है, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगा, इसमें जितना टाइम लगेगा उसे ही परिक्रमण काल बोलेंगे। तो तृतीय नियम जो है वो परिक्रमण कालों का नियम है, किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग। ठीक है, यहां से यहीं पर पहुंचने में जितना समय लगा, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगा, उसका वर्ग उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षों के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमणानुपाती होगा। ठीक है, तो समझते हैं इसको, तो एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है, ये देखो एक लघु अक्ष होता है, एक दीर्घ अक्ष होता है। ठीक है, ये आप अभी मैथ में स्टार्ट होगा चैप्टर आपका, जिसमें आप दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो लघु क्या होता है, लघु मतलब छोटा, आप जानते हो, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो ये दीर्घ अक्ष होता है, ये बड़ा दिख रहा है, देखो ये बड़ा दिख रहा है ना इससे, तो ये दीर्घ हो गया, ये लघु हो गया। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लिया, इसको बी मान लिया। ठीक है, यहाँ पर कहीं सूर्य मान लेते हैं, यहाँ पर सन मान लेते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा था कि परिक्रमण काल का नियम, केपलर का जो तृतीय नियम है, किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग। ठीक है, तो मान लेते हैं इस चक्कर लगाने में जो है वो टी मतलब टाइम लग रहा है, तो परिक्रमण काल का वर्ग क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमणानुपाती होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए टी है तो टी का स्क्वायर बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, इसका तृतीय घात बोला है तो क्यूब, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब बोल देंगे। ठीक है, क्यों बोलेंगे, क्योंकि बोल रहा है नियम किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण कालों का वर्ग, है ना, टी परिक्रमण काल है उसका वर्ग, उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध मतलब आधा, देखो ये पूरा था टोटल, ये आधा हो गया है, और दीर्घ अक्ष बोला है, दीर्घ अक्षी वाला है, ये तो लघु अक्ष है, तो ए क्यूब के तृतीय घात के अनुक्रमणानुपाती होता है। ठीक है, तो परिक्रमण काल टी जो होता है वो क्या होता है, देखो क्षेत्रफल बट्टे समय होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल बट्टे समय। क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों अक्षों का मल्टीप्लाई पाई से करते हैं उसमें। ठीक है, तो मेनली ये नियम जो है वो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब है, इसे क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल का नियम बोलते हैं, या केपलर का तृतीय नियम बोलते हैं। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट लाइन बोल रहे हैं, ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा परिक्रमण काल उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। सूर्य के समीपस्थ ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन में होता है। ठीक है, सूर्य से दूरस्थ ग्रह प्लूटो का परिक्रमण काल कितना होता है, 248 वर्ष होता है। एक चक्कर लगाने में प्लूटो को 248 साल लगते हैं इसका मतलब, और जो बुध को 88 दिन लगते हैं। ठीक है, केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष, केपलर के नियम से न्यूटन के क्या निष्कर्ष निकले, ये टॉपिक है। तो न्यूटन ने यह पाया कि अधिकांश ग्रहों जैसे बुध व प्लूटो को छोड़कर सूर्य के परितः कक्षाएं लगभग वृत्ताकार हैं। ठीक है, न्यूटन ने क्या पाया कि जो अधिकांश ग्रह हैं, इसमें बुध और प्लूटो को छोड़ा उसने, उसके अलावा जो भी है सूर्य के परितः कक्षाएं लगभग क्या है, वृत्ताकार है, सर्कुलर है। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार किसी ग्रह का क्षेत्रफल वेग नियत रहता है, अतः वृत्ताकार कक्षा में ग्रह का रेखीय वेग v नियत रहेगा, और वृत्ताकार पथ पर चल रहा और ग्रह पर जो केंद्र में रहेगा वो सूर्य की बात कर रहे हैं। अब केंद्र बल F क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r होता है, आप जानते हैं। हाँ, तो अब केंद्र बल F mv स्क्वायर अपॉन r होता है। ठीक है, mv स्क्वायर अपॉन r हो गया। ठीक है, m यहाँ पर ग्रह का द्रव्यमान है, v ग्रह का रेखीय वेग है, और r वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या है।
अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, टी अगर क्या है परिक्रमण काल है तो v बराबर, ठीक है, v क्या है एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे परिक्रमण काल। तो जैसे हम चाल बराबर दूरी बटे समय बोलते हैं, वैसे v बराबर क्या बोल देंगे, v बराबर एक परिक्रमण में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा वो, परिधि के बराबर करेगा। तो परिधि होती है 2πr, क्लियर है इतना। और चूंकि समय एक परिक्रमण में टी लगेगा, परिक्रमण काल के बराबर होगा, तो अपॉन टी हो गया। समझ आ गया? तो अब क्या होगा, f में क्या है देखो, इसमें वैल्यू रख दो, f बराबर m ऐसी रहेगा v स्क्वायर, तो v की वैल्यू रखो 2πr अपॉन टी का होल स्क्वायर अपॉन r। क्या होगा, m अपॉन r ऐसी रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। एक r से एक r कट गया, क्यों, क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर mr अपॉन टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर mr अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। यहाँ पर क्या प्रूफ हुआ कि जो बल है वो 4 पाई स्क्वायर mr अपॉन टी स्क्वायर के बराबर होगा। अब हमने कैपिटल का तृतीय नियम समझा था अभी, क्या बोला था, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, है ना। या अगर वो क्यूब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो टी स्क्वायर के ए मानो, यहाँ पर अगर हमने आर माननी है एक्चुअली तो आर के बराबर होगा। ठीक है, वहां एक ही जगह में हमने आर ले लिया ना, देखो आर लिया हुआ है एक ही जगह में, क्लियर है, तो त्रिज्या के बराबर मान लिया है। ठीक है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब हो जाएगा। के क्यों आया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, अनुक्रमणानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये यहाँ पुट कर रहे हैं। देखो क्या है, एफ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर, देखो ये एफ बराबर था ना 4 पाई स्क्वायर एम आर, टी स्क्वायर की जगह वो के आर क्यूब रख रहे हैं, क्लियर है। तो बट्टे में क्या आ जाएगा, के आर क्यूब आ जाएगा, के आर क्यूब। ठीक है, एक आर से दो ये कट जाएगा, 2 बच जाएंगे, क्यों, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन के आर स्क्वायर, होगा नहीं होगा बताओ। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन के आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके हैं एम अपॉन आर स्क्वायर के हैं। देखो देखो ये एक वैल्यू है, इसका फिक्स मान है, एक कांस्टेंट है, इसका भी फिक्स मान होगा। जो 4 तो 4 हो गया, पाई का मान आप जानते हो फिक्स रहता है, कि कोई कांस्टेंट है, नियतांक है, कोई वैल्यू होगी उसकी, तो m अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नहीं होगा। तो f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे क्या पता चला अपने को, इससे ये पता चला कि ग्रह पर एक बल कार्य करता है और जिसकी दिशा सूर्य की ओर होगी। ग्रह पर क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा जिसकी दिशा क्या होगी, सूर्य की ओर। पहली चीज होगी, यह बल ग्रह तथा सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, यहां से देखो, यहां कर रहा हूं मैं, देखो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। देखो 1 अपॉन r स्क्वायर तो है, इससे क्या पता चला, यह बल ग्रह तथा सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना। यह बल ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है। देखो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बोल देंगे, है क्या नहीं अनुक्रमानुपाती। चूंकि ग्रह तथा सूर्य के बीच बल परस्पर हैं, अतः बल F सूर्य के द्रव्यमान m के भी अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। अतः समीकरण से क्या निकल जाएगा, देखो 4 पाई स्क्वायर अपॉन के, यहाँ पर वो आया था, देखो 4 कांस्टेंट लिया था अपने, ये पूरा एरिया कांस्टेंट लिया था अपने, याद है। अभी तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन r स्क्वायर बोला था, ये पूरा वर्ग है नियतांक एक। ठीक है, अब इस नियतांक को क्या मान लिया अपने, इसको हमने जीएम माना है। क्या माना है, जीएम। मैं यहाँ पे रेज करके यहां से कर रहा हूं, देखो हमने बोला 4 पाई स्क्वायर अपॉन के जो है वो, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, देखो f बराबर इसकी जगह जीएम रखो और m अपॉन r, जो कुछ देखा हुआ लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम निकल गया। f बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या गया, f बराबर जी m m अपॉन r स्क्वायर, यही क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, न्यूटन के अनुसार यह सूत्र केवल सूर्य तथा ग्रह के बीच ही नहीं, अभी तो ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो कणों के बीच लागू होता है ना। तो आप जानते हो ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ठीक है,
अब न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हैं। तो 1686 में न्यूटन ने यह बताया कि ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, जो भी ब्रह्मांड या विश्व में कोई भी ऐसा पिंड है एक दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करेगा। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने जो नियम दिया उसमें क्या बोला, दो द्रव्यात्मक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इन की जो दिशा होगी वो दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। ठीक है, ये M1 है, ये M2 है, डिस्टेंस R है। फिर ये द्रव्यमान वाले हो गए, बल है यहाँ पर, एक फोर्स यहाँ को लग रहा है, बोल रहा है ठीक है, जो बल आकर्षित कर रहे हैं ना। ठीक है, तो क्या बोल रहा था, ये दो द्रव्यमान जो है M1 और M2 और बीच की दूरी R है, बल एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बोलोगे इसको, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में क्या बोलोगे, विश्व का प्रत्येक पिंड एक अन्य पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करेगा। ठीक है, मान लेते हैं पहला पिंड का द्रव्यमान M1 है, दूसरे का क्या है M2 है, तो एक बल द्वारा आकर्षित करेगा। ठीक है, इनकी दूरी मतलब हमने R मान ली, तो ये जो बल होता है वो दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा M1 M2, क्लियर है, और इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, 1/r² हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां से क्या आ जाएगा, दोनों को समीकरण से लेंगे तो F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू M1 M2/r² हो जाएगा। होगा नहीं होगा बताओ। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसको कैपिटल G बोलते हैं, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। ठीक है, G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू। तो इसको याद रखना है, जी का वैल्यू जो होता है वो विश्व में कहीं भी चले जाओ है ना, सेम रहेगा सब जगह। क्लियर है, तो F इक्वल टू G M1 M2/r² हो गया है। अब इसकी आप तुम्हारे पेपर में हाफ एली में इसकी विमाएं पूछी थी, इसकी विमा क्या होती है, कैपिटल जी की विमा क्या होती है जो आपने निकाल ली थी। अब तो निकाल लोगे, मैं निकाल देता हूँ। जी बराबर क्या हो जाएगा, देखो F r² हो जाएगा अपॉन M1 M2। अब F की विमा ML T-2 होती है, क्यों होती है, F बराबर Ma होता है, M का तो M होगा, A होता है A V/T होता है, V क्या होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा L होगा, और टाइम एक नीचे और भी है -2 होगा। होगा नहीं होगा, और R क्या है डिस्टेंस ही है, L² हो जाएगा। ये क्या है मास है, M² हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा सबका, ये M² ऊपर जाएगा तो M की पावर -2 हो जाएगी, और ये M की पावर 1 ऊपर है तो M की पावर -1 हो जाएगी। और देखो T की पावर 1 है, T की पावर 2 है, T की पावर 3 हो जाएगी, और T की पावर -2 हो जाएगी। M-1 T L होगा, सोचिए L है ना, M-1 L³ T-2 है ना, क्या M-1 L³ T-2 क्या होगा, इसका विमाएं होगी, इसकी कैपिटल जी की। क्लियर है, ठीक है। अब ये जो G है ये क्या है, एक अदिश राशि है, क्या कैसी राशि है,